नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर से हम आपके सामने में एक बहुत ही गंभीर मुद्दा आपके सामने लेकर आया हूँ। उस पर विचार करेंगे। अभी कुछ समय पहले गुजरात में पानी बाढ़ के कारण या बरसात के कारण दो पुल जो निर्माणाधीन थे, दो पुल गिर पड़े, टूट के गिर गिर गए। दो पुल ऐसे हुए। उसके पहले हमने देखा कि महाराष्ट्र में कहीं एक पुल का उद्घाटन हुआ, उसके 2 दिन बाद ही उस पुल को बंद करना पड़ा मरम्मत के लिए। कुछ महीनों पूर्व बिहार में भी ऐसा ही हुआ था। एक निर्माणाधीन पुल, शायद 3,000 करोड़ की लागत का पुल बन रहा था, बीच में टूट के गिर गया। हालांकि ये घटना ऐसा लगता है कि मामूली है, कोई बड़ी बात नहीं है, मगर आज के संदर्भ में देखा जाए तो मेरी नज़रिए से एक बहुत बड़ी घटना है। आज भारत जिस स्थिति में है विश्व में, आज विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए अग्रसर हो रहा है और चौथी अभी पार कर चुके हैं और तीसरी बनने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और उस स्थिति में और जहाँ टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग हो रहा है, मोदी जी के आने के बाद टेक्नोलॉजी पर बहुत विशेष ध्यान दिया गया है। जैसे डिजिटल यूपीआई और सैटेलाइट और मतलब हर तरह की चीज़ में मोदी जी का जो टेक्नोलॉजी पे विशेष आग्रह है, विशेष ध्यान है, विशेष जोर दे के काम करते हैं। तो इतनी टेक्नोलॉजी उपलब्ध होने के बावजूद भी और विश्व की तीसरी व्यवस्था बनने जाने की अग्रसर की दिशा में भी आज अगर ऐसी घटना घटती है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कैसे हो सकता है? क्या हमारे इंजीनियर को इस बात का भान नहीं था कि बारिश में पुल कभी भी गिर सकता है या गिर सकता है? गिर कैसे सकता है? और अगर ऐसी अवस्था है कि जब बहुत तेज़ बारिश हुई, उसे पुल का गिरना संभव है क्योंकि निर्माणाधीन है, उसको परिपक्व होने में समय लगेगा, तो कुछ दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था करके पुल को बनाने में आगे पीछे कर सकते थे। मगर पुल गिर गया, ये बहुत बड़ा कलंक है। और ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे आपको कि पुल बनते हैं, तुरंत टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, बनते हुए गिर जाते हैं, बनने से पहले टूट जाते हैं, बनने के तुरंत बाद उसमें भारी मरम्मत की आवश्यकता होती है। तो ये जो घटनाएं पिछले कई वर्षों से घट वो कई वर्षों से हम देखते आ रहे हैं, मगर ये अब जो हो रहा है, जिस बात की जिस स्थिति है विश्व में, उसमें ये होना दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके पहले हम समझ सकते थे हाँ बस पूंजी की कमी है, टेक्नोलॉजी की कमी है, वगैरह वगैरह कुछ भी बहाने मिल सकते थे। मगर अब सोशल मीडिया के ज़माने में जहाँ समाचार सूचनाएं प्रकाश की गति से भी तेज भागती है, घटना यह हुई, पलक झपकते पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि क्या हुआ और कैसे हुआ। उसमें अगर इस तरह की घटना हो और खासकर इसमें अगर भ्रष्टाचार लिप्त हो तो ये बहुत बड़ी बात है। दुर्भाग्यपूर्ण भारत के लिए, भारत की जनता के लिए एक बहुत बड़ा कलंक है ये। और उसमें सबसे बड़ा दोष जाता है कुछ हद तक सरकारी नियंत्रण का भी। अभी जो गुजरात में हुआ उसमें क्या कार्रवाई हुई आप जानते हैं? चापाद अधिकारियों को निलंबित किया। निलंबित क्यों किया? कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहले उन्हें नौकरी से निकालना चाहिए। अगर आप काम नहीं कर पाते हो अच्छा, तो आपकी जरूरत नहीं है। अगर आपके घर पे कोई अच्छा कोई व्यक्ति काम करता है, सफाई वगैरह, बर्तन झाड़ू पोछा, खाना बनाने कोई काम करना है, अगर वो अच्छा काम नहीं करता, आप क्या करोगे? उसको झेलोगे? उसको तुरंत निकाल दोगे, किसी और को लाओगे। अब निजी कंपनी में देख लीजिए, मैं खुद निजी कंपनी में काम कर चुका हूँ कई वर्षों तक, और मैं भी इस समस्या से भुगत चुका हूँ। मैं भोगी हूँ इसका। अगर मेरा काम पसंद नहीं आया तो मुझे बोला गया तुम जाओ, और मुझे निकलना पड़ा है। कोई रिकॉर्स नहीं, कोई रिमोर्स नहीं, कोई रिएक्शन कुछ नहीं था, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। तो क्या ऐसा सरकारी अधिकारियों के साथ नहीं हो सकता? वो काम नहीं करेंगे तो भी बने रहेंगे। थोड़ा सस्पेंशन दे दिया और पता चला कुछ 6 महीने के बाद, 2 महीने के बाद उन्हें वापस नौकरी पर रख दिया। अगर वो काम नहीं करते, अच्छा काम नहीं करते, गलत काम करते हैं, भ्रष्टाचार से काम करते हैं,
तो उन्हें नौकरी पर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। न सिर्फ नौकरी से निकाला जाए, सबसे पहला कदम सरकार को उन्हें नौकरी से निकालना चाहिए। दूसरा कदम उस पर FIR दर्ज करना चाहिए, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और भ्रष्टाचार में लिप्त होने पर उन्हें कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। यह तो अच्छा हुआ कि पुनर्निर्माणाधीन था, मगर ऐसे भी हुआ है फिर भी उसमें कुछ काफ़ी लोग मरे हुए हैं, क्योंकि जो निर्माणाधीन पुल था मजदूर काम कर रहे होंगे, पुल गिरा तो कोई सुरक्षा तो मिलती नहीं है, धड़ाम से गिर जाता है, धड़ाम से टूट जाता है। तो उसने जो व्यक्ति वहाँ काम करे उनकी निजी जान जोखिम तो हुई होगी, कुछ मरे भी हैं, तो उसका मुआवजा कौन देगा? सरकार देगी। सरकार क्यों देगी? अधिकारियों के लापरवाही को सरकार क्यों भुगते? और जो सरकार भुगतती है वो जनता के पैसे जेब से ही आता है, सरकार को क्यों भुगतना पड़े? इसमें एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब इससे कोई काम होते हैं, निर्माणाधीन काम, सरकारी जो दायरे में काम होते हैं, सरकार को जो भी व्यक्ति ये काम करे उनके ऊपर ऐसा नियम बनाना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्टर को जो व्यक्ति वहाँ काम करे उनका एक्सीडेंट पॉलिसी हो, ताकि कल कुछ दुर्घटना हो जाए तो कम से कम जो मारे गए व्यक्ति या जो घायल है उनको मुआवजा इंश्योरेंस कंपनी से मिले, सरकार की इसमें जवाबदारी दे, कोई दायित्व ना हो। ऐसे में महंगे पुल होते हैं, पुल के पीछे न जाने कितनी राशि तय होती है, कितना उसका नियम क्या जो जिस पैमाने से टेंडर वगैरह होते हैं उसमें अपार धनराशि होती है, और उसके बाद अगर कुछ घटना होती है तो उसका मुआवजा सरकार दे, ये कहाँ का औचित्य है? तो एक तो ये गलत है। मैं मानता हूँ कि सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्टर जो भी कॉन्ट्रैक्ट ले उसको पहले ये प्रूफ देना होगा कि उसके बाद जो भी व्यक्ति काम करे उसका इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी उन व्यक्तियों के नाम की उन्होंने ली रखी है। इससे अगर कोई घटना घटती है तो सरकार के बजाय इंश्योरेंस कंपनी उस मुआवजे को भरेगी, तो कम से कम इस बाबत में तो ये कहते पारदर्शिता आ जाएगी। दूसरा, ये घटना जो घटी इसमें भ्रष्टाचार तो होगा ही, इसमें कोई शक नहीं है। अगर भ्रष्टाचार है तो सरकारी अधिकारियों को निलंबित करने से काम नहीं होगा। इसके पहले मोरबी में भी ऐसा हुआ था, पुल गिर गया, कितने लोग, सैकड़ों लोग मारे गए, क्या कार्रवाई हुई? सरकार ने क्या ऐसी कार्रवाई की कि आगे ऐसी घटना न हो? क्या ऐसे नियम बनाए, क्या ऐसे मार्गदर्शिका बनाई कि कुछ नियमों के तहत ही काम हो ताकि आगे ऐसी दुर्घटना न हो? दुर्घटना हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, दुर्घटना को रोका भी नहीं जा सकता है, मगर जिस तरह से दुर्घटना हो रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो गलत है। इसमें भ्रष्टाचार की, लापरवाही की गंध आती है। आप देखो महाराष्ट्र में एक जो पुल बना था उसको खोला जनता के लिए और 2 दिन उसको बंद करना पड़ा, उसके सड़क खच्चर हो गया था सड़क। ये कैसे हो सकता है? आज के ज़माने में, टेक्नोलॉजी के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में, मगर हर चीज़ सोशल मीडिया पे आती है, मगर कभी अधिकारियों के भ्रष्टाचार पे सोशल मीडिया हमेशा खामोश रहता है। और कैसे हो सकता है कि ये अधिकारी लोग भयभीत नहीं है, किसी सोशल मीडिया से भयभीत नहीं है? उन्हें कभी ऐसा नहीं होता है कि कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होता है, क्योंकि उनकी सरकार, उनके काम की सिक्योरिटी है उनके पास। एक बार सरकारी कर्मचारी बन गए, आप रिटायरमेंट तक सरकार के जमाई बन के काम करेंगे। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर जाए, सूरज पूर्व से पश्चिम में आ जाए, उदय हो, पश्चिम उदय हो, सूरज पूर्व की जगह पश्चिम से उदय हो, वो पूर्व अस्त हो, इन अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, इन कर्मचारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बार वो सरकारी नौकरी उनके हाथ में लग गई, और यही जो है उन्हें भय नहीं है, और यही कारण है कि सरकारी कर्मचारियों में उदासीनता है। उदासीनता ही नहीं है, उनमें उपेक्षा के भाव है, कुंठित है उनके विचार, दादागिरी है उनके अंदर। आप किसी भी ऑफिस में चले जाइए, कोई सरकारी कर्मचारी से सीधे वो बात नहीं करेगा।
एक छोटा सा पट्टा, मकान का पट्टा लेना हो, आप जाइए नगर पालिका में, तो आपसे सीधे बात नहीं करेंगे जब तक कि आप उनका अंश उनको न मिल जाए। एक छोटा सा काम है, रूटीन काम, मगर नहीं। और ये सब जानते हैं कैसा हो रहा है, खुलेआम हो रहा है, और उसके बावजूद भी काम नहीं होता है। आम आदमी तड़पता है सरकारी ऑफिस से काम निकलवाने के लिए। आम आदमी का आम काम, मैं ठेकेदारों की बात नहीं कर रहा हूँ, उनको तड़प नहीं होती है। उनका को बिल पास करवाना होता है, जाते हैं, कुछ थमा दिया हाथ में, और जैसे बिल पास हो जाता है, चेक मिल जाता है, किस्सा खत्म। ठेकेदार, व्यापारी जो सरकारी विभागों से लेन देन करते हैं, उन्हें मालूम है कैसे काम होता है। वो समय बर्बाद करना नहीं चाहते। वो 10 बार धक्के खाने की आदत नहीं है उन्हें। उन्हें एक ही धक्के में काम होना चाहिए, फ़ोन किया काम हो जाना चाहिए। वो कैसे होता है कि आप एटीएम बन के रहो उनके लिए। मगर एक आम आदमी कैसे किसी कर्मचारी का एटीएम बन सकता है? फिर भी कम से कम उन लोगों के प्रति इन सरकारी कर्मचारियों को संवेदन होना चाहिए कि ठीक है, अगर तुम बड़े लोगों से पैसे हट रहे हो काम करने के लिए, तो ठीक है, समझ में आता है कि काम हो रहा है और पैसे जा रहे हैं, लेन देन हो रहा है, काम हो रहा है सुचारू से। मगर आम आदमी, ये उनकी जो आदत हो गई है, वो ऐसी बुरी आदत हो गई है, ऐसी लत उनको लग गई है, नशा छा गया है कि वो उसी चश्मे से आम आदमी को भी देखता है। उनका छोटा सा काम भी करना हो तो बिना किसी सिफारिश के या पैसों के वो काम करने को तैयार ही नहीं है। ये हालत सरकारी अधिकारियों की है, कर्मचारियों की है, और सरकार इससे वाकिफ़ है, सरकार जानती है, परिचित है। कुछ हद तक मैं समझ सकता हूँ कि सरकार ज़्यादा कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि उन्हें इन्हीं लोगों से काम निकलवाना है। सरकार तो आज है, कल नहीं है। आज इस पार्टी की सरकार है, कल दूसरी पार्टी आ जाएगी, ये लोग तो वहीं बने रहेंगे। इससे वो उनसे बिगाड़ना नहीं चाहते, मैं समझ सकता हूँ। मगर जब बात हद तक आ जाए तो कठोर कार्रवाई की आवश्यकता पड़ती है। वहाँ सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। सरकार गिर भी जाए मेरी, फिर भी इस मुद्दे पर मैं कार्रवाई करके रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा अगर सरकार ठान ले तो सरकारी कर्मचारी के मन में भय बैठेगा, और तब वो काम करेंगे। जो पुल गिरा, उसकी जवाबदारी पूरी गुजरात सरकार की है। महाराष्ट्र में जो पुल बना हुआ बिगड़ा, उसकी जवाबदारी पूरी महाराष्ट्र सरकार की है, इसलिए कि सरकार को कार्रवाई करने के अधीन आता है ये। अगर सरकार कोई कार्रवाई, ठोस कार्रवाई नहीं करती है और बताती नहीं, उसके पहले भी शायद हुआ था, अहमदाबाद में एक पुल था, शहर के अंदर एक पुल था, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। बनने के कुछ समय बाद ही उसमें कुछ टूट फूट हो चुका था और उसे बंद करना पड़ा था। ये बहुत ही बड़ी बात है। आज के समय में भारत के लिए कलंक है। चाहे हम कुछ भी कह दें, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, तो उसमें इस तरह का जो दृश्य सामने आता है वो ठीक नहीं है। उसे भारत सरकार को ध्यान रखना होगा, मोदी जी को इस पर ध्यान देना होगा कि छोटी छोटी चीज़ें जो गाड़ी को पटरी पर उतार सकती है, और हमें पटरी से उतरना नहीं है। हमें पटरी पे भागना है, ट्रेन को भागना है, गंतव्य स्थान पे पहुंचना है। और उसके लिए आवश्यक है कि सड़कें दुरुस्त हो, अच्छी हो, मजबूत हो, शालीन हो, आलीशान हो, साफ सुथरी हो। इसमें एक चीज़ ये भी है, टेक्निकल पॉइंट भी आता है इसमें। हमारा जो भौगोलिक व्यवस्था है, जो हमारा भूगोल है, वो भी उसमें कुछ हद तक दोषी है। क्योंकि हमारा जो बारिश होती है, वो जिस तरह की बारिश होती है, पूरे साल का कोटा 2-3 महीने में पूरा होता है। और उसके पहले इतनी गर्मी होती है कि जो पेट्रोलियम के जो रोड बनते हैं, वो गर्मी में पिघल जाते हैं। वो जब पिघल जाते हैं और उसके बाद तेज़ मूसलाधार बारिश होती है, उसका जो वेग होता है,
उस वेग को झेलने की किसी की शक्ति नहीं होती है, और वो डंबर जब पिघला होता है, ढीला हो जाता है, वो उखड़ जाता है। मैं पिछले अभी कुछ समय मुंबई में था, कांदिवली में, मैं ठाकुर विलेज में जा रहा था चलकर। तो मैं जब चल रहा था तो मेरे ऐसा लगा था जैसे मेरे पैरों में कुशन आ गया हो, गद्दी आ गई मेरे पैरों, मेरे जूतों में गद्दी हो, इस तरह मैं उछल उछल के जा रहा था। मैं जमीन धंस रही थी, ऊपर उठ रही थी, ऐसा लगा जैसे कि गद्दी है, स्पंज है क्या पैरों में। कि वो देखा था, वो डांबर की सड़क थी, तो उसमें क्या गर्मी के कारण वो थोड़ा लूज हो चुकी थी, ढीली हो चुकी थी। तो मुझे महसूस हुआ था कि ऊपर नीचे हो रहा है, यानी कि तेज बारिश अगर आ जाए इस समय तो वहाँ गड्ढा होना एकदम स्वाभाविक है। तो इसके लिए एक दूसरा भी है कि अब इस पेट्रोलियम का जो हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं सड़क बनाने के लिए, उसकी जगह हम सीमेंट, उससे अच्छा है। कम से कम सीमेंट बारिश में जल्दी से गड्ढे नहीं होंगे, पिघलेंगे नहीं, गड्ढे नहीं होंगे। इस विषय पे मैं एक आपको रेफरेंस देना चाहता हूँ। बांसवाड़ा में सबसे पहला पुल बना था, जो उस समय के तत्कालीन दरबार पृथ्वी सिंह जी ने बनवाया था। मेरी माँ के शब्द है, मेरी माँ ने कई बार मुझे घटना सुनाई है। वो बहुत शायद 10-12 साल की वर्ष की होगी मेरी माँ। वो कहते हम रोज़ नदी के किनारे जाते थे, दरबार वहाँ आके बैठते थे आराम कुर्सी पर, उनकी देख रेख में पुल बना था वो, क्योंकि दरबार ने नदी की उस पार अस्पताल बनवाया था। और इसलिए कि बारिश में बीच में जो छोटी नदी बहती है, वो बारिश में पानी बढ़ जाता है तो लोग वहाँ पार नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि एक पुल बनवाया ताकि बारिश में भी लोग जा सके। बिना बारिश के तो संभव मुश्किल नहीं था, क्योंकि नाव से या चल कर भी नदी पार कर सकते रहे, ऐसा था। बारिश में पार नहीं कर सकते तो उन्हें छोटी सी पुलिया बनाई थी, छोटी सी पुलिया। उस समय गाड़ी वाड़ी का तो संभव नहीं, कल बैलगाड़ियाँ अधिकतर आती थी। तो मेरी माँ ने बताया कि कैसे ये पुल बना था, उसका पूरा ब्यौरा मुझे बताया था। वो पुल आज भी विद्यमान है। हालांकि उस वो जो पुलिया थी, पुल नहीं ना, पुलिया थी, उसके उस पुलिया को बढ़ाया गया, विस्तार किया गया। शायद 70-71 में कुछ, शायद मेरे हमारे सामने वहाँ हम स्कूल जाते थे तो पुलिया का विस्तारीकरण हो रहा था। और उसके बाद फिर अभी विस्तारीकरण कुछ वर्ष पहले हुआ, तब 3 गुना हो गया है। वो जो पुलिया थी उसे आज तक खरोच भी नहीं आई, आप विश्वास नहीं करेंगे। यानी कि लगभग 100 साल के आसपास की ये घटना है ये। उस पुलिया को खरोच तक नहीं है। उस पुलिया का निर्माण का जो सामग्री थी, उन दिनों सीमेंट नहीं थी, सामग्री में जीका, चूना और रेत का इस्तेमाल किया गया था। और जीका क्या होता है? ईंट। ईंट को बेल की घानी से, जैसे तेल पीसा जाता है ना, वैसे बेल की घानी से ईंट को छोटे टुकड़े करके उसमें डाला जाता था, उसमें पानी डाल के उसको पीसा जाता था। फिर उसमें चूना मिलाया जाता था, उसमें फिर रेत मिलाई जाती थी, और उससे ये पुल बना था। सीमेंट का एक कण भी नहीं था, क्योंकि सीमेंट उसमें थी नहीं, भारत में तो नहीं थी, शायद विश्व में कहीं भी सीमेंट नहीं थी। उस समय की वो पुलिया आज भी विद्यमान है। इसके बारे में एक लेख भी लिखा था, मेरा आर्टिकल ये नवभारत टाइम्स में, उत्कृष्ट भारत के तहत मैंने ब्लॉग भी लिखा था, पृथ्वी पुल जीका का उपयोग है, उसके बारे में उसकी विशेषता बताई दी कि अगर हम पर्यावरण के बारे में सोचें तो सीमेंट घातक है, मकान सीमेंट के बन रहे हैं, वो घातक है हमारे शरीर के लिए, ऐसे भी गर्मी सर्दी सब में ये घातक है। तो जीका को एक विकल्प के रूप में हम धीमे धीमे बिल्डअप कर सकते हैं। ये तो खाली रेफरेंस के लिए बोल रहा हूँ। बाकी जो कुछ भी हुआ वो जघन्य कांड हुआ, और उसकी जांच गंभीरता से होनी चाहिए, और गंभीरता जांच होने के बाद इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होती है, ऐसी कार्रवाई हो कि भविष्य में ऐसी घटना न हो, अगर लापरवाही और भ्रष्टाचार से यह हुआ है तो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, आपने मुझे देखा, सुना। इस वीडियो का अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। धन्यवाद। जय भारत।